मैं विशाल और आप सुन रहे हैं रूहानी रातें। आज मैं आपको हिंड्सडेल हाउस की कहानी सुनाने जा रहा हूं। न्यूयॉर्क के एलेगेनी तलहटी में बसी उस सफ़ेद फार्म हाउस की, जिसकी दीवारों ने कुछ ऐसे अनुभव देखे और सहे कि ये मामला अमेरिका के सबसे चर्चित और डॉक्यूमेंटेड पैरानॉर्मल मामलों में शुमार हो गया। ये कहानी डैंडी परिवार की है, क्लेयर और फिल डैंडी और उनके बच्चों की, जिन्होंने शहर की भागदौड़ छोड़कर 1970 के दशक में यहाँ एक सुखद जिंदगी की उम्मीद में कदम रखा, पर उनका सपना बहुत जल्दी एक अलौकिक बुरे सपने में बदल गया। जब डैंडी परिवार ने वो घर देखा तो वो 100 साल से ज्यादा पुराना 8 एकड़ जमीन पर बना और चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। घर की पुरानी लकड़ी की नक्काशी ने क्लेयर को पहली नज़र में ही एक गहरा जुड़ाव महसूस कराया, जैसे वो अपनी पुरानी जगह लौट आई हो। पर सीढ़ियों के नीचे बनी छोटी सी जगह, वो क्रॉल स्पेस, क्लेयर को अजीब लगी। दरवाज़ा अटकता था, अंदर एक पुराना फायरप्लेस था और वो हिस्सा घर के बाकी हिस्सों जैसा बिल्कुल नहीं था। अंधेरा, घुटन भरा और उजाड़। उस जगह से एक अजीब सड़े हुए मांस जैसी गंध भी आ रही थी। पर शुरुआती बेचैनी के बावजूद परिवार ने घर खरीद ही लिया। मूविंग के दिन जब क्लेयर के भाई ने दरवाज़ा खोला तो उसके चेहरे पर मधुमक्खियों और मक्खियों का एक बड़ा झुंड आ गया। लिविंग रूम के फर्श पर सैकड़ों मरी हुई मधुमक्खियां बिखरी थीं और खिड़कियों पर सैकड़ों जिंदा चिपके हुए थे, और ये उस मौसम में बिल्कुल असामान्य था। कीड़े हटाने वाले एक्सपर्ट ने भी कहा कि यह बेहद अजीब है। कीड़े हटाने के बाद परिवार ने रहने की कोशिश की। शुरुआत में शांति भी रही, लेकिन बहुत जल्द चीज़ें बदलने लगीं। एक दिन उनका बेटा माइक जंगल में अपने दोस्त के साथ था। उन्होंने देखा एक लड़का हाथ में राइफल लिए, पर वो पारदर्शी था और उसका आधा सिर गायब था। लड़का झील के पास गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। बच्चे बुरी तरह डर के भागे, पर क्लेयर ने शुरुआत में इसे बच्चों की कल्पना मान लिया। फिर क्लेयर खुद जंगल में टहल रही थी। उसे चारों तरफ से बिना स्रोत के मंत्र पढ़ने जैसी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई अदृश्य भीड़ प्रार्थना कर रही हो। उसका कुत्ता मेडिसिन गुर्राने लगा और घर की तरफ भाग गया। कुत्ते अक्सर कुछ महसूस कर लेते हैं। क्लेयर के पति ने भी इसे गांव की आवाज समझा, पर घटनाएं बढ़ती गईं। हवा में ठंडी सांसें महसूस होना, अचानक खिड़कियां जोर से बंद होना, शेल्फ से डिब्बे अपने आप किनारे खिसकना और एक डिब्बा अचानक उछलकर क्लेयर के सीने पर लगना, ये सब पोल्टरगाइस्ट जैसी घटनाएं थीं। एक रात किचन की कैंची हवा में उछली और माइक के ठीक सामने गिर गई, जबकि वहां कोई नहीं था। डर के मारे क्लेयर ने सेंट बोनावेंचर यूनिवर्सिटी के स्थानीय पादरी फादर अल्फोंस से मदद मांगी। फादर अल्फोंस ने 13 अप्रैल 1975 को घर की शुद्धि करने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना शुरू की, पूरे घर में भयानक रोने और कराहने की आवाज़ें गूंजने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ दर्द में हों। हवा में जलने की तेज गंध आई, जैसे कुछ जल रहा हो। जब उन्होंने क्रॉल स्पेस पर प्रार्थना की तो सक्रियता चरम पर पहुंची। भयानक चीखें निकलीं, जैसे किसी को जबरदस्ती निकाला जा रहा हो। पर फिर अचानक सब शांत हो गया। परिवार को लगा कि शायद बुरा साया टल गया है। ये राहत महज 3 महीने टिक पाई। 3 महीने के बाद भय और भी भयानक रूप में लौटा। क्लेयर ने दीवारों के अंदर से खटखटाहट और फुसफुसाहटें सुनी, जो कभी कभी उसके नाम से पुकारती थीं, जैसे कोई उसे पागल करने की कोशिश कर रहा हो। एक रात क्रॉल स्पेस की ओर चलती एक छोटी लड़की की आकृति देखी। उसने डर कर दरवाज़ा बंद कर दिया, पर वो आकृति दरवाजे के दूसरी तरफ से खटखटाने लगी। क्लेयर ने डर कर भी क्रॉल स्पेस का दरवाज़ा खोलकर अंदर गई। अंदर बिल्कुल खाली था। उसकी बेटी टीना की नींद गहरी थी, पर अगली सुबह टीना आईने में कंघी करते हुए देखती है कि उसके पीछे एक लड़की का साया खड़ा है। टीना ने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, पर आईने में वो लड़की अभी भी थी। धसा हुआ चेहरा, आंखें गायब। टीना चीखकर बेहोश हो गई। माइक भी घर के माहौल से प्रभावित रहा। बाद में उसके साथ एक भयानक हादसा हुआ, जब उसकी गाड़ी संतुलन खोकर एक गहरे गड्ढे में गिर गई। उसे अस्पताल में आपातकालीन सर्जरी करानी पड़ी। 2 हफ्ते कोमा में रहा और बार बार ये कहता रहा कि गाड़ी में उसके साथ कोई और भी था, कोई अदृश्य ताकत जिसने गाड़ी को मोड़ा। पर पुलिस को गाड़ी में कोई नहीं मिला। महीनों में माइक धीरे धीरे ठीक हुआ, पर उसे घटना की कोई याद नहीं रही। परिवार का विश्वास था कि ये वही बुरी ताकत थी जिसने उनके बच्चों को निशाना बनाया। परिवार ने फिर से फादर अल्फोंस और परासामान्य शोधकर्ता एलेक्स टेनेंट्स को बुलाया। एलेक्स, जिनके पास परासामान्य शोध का अनुभव था, क्रॉल स्पेस में कदम रखा तो उन्हें वहां कई लाशें एक के ऊपर एक रखी हुई दिखाई दी। उनकी दृष्टि में एक ही जगह पर 7 से 8 लाशें पड़ी थीं, एक दूसरे पर सटी हुई, जैसे किसी ने जल्दी में उन्हें छुपाया हो।
एलेक्स का मानना था कि घर में कई मौतें हुई थीं, शायद कुछ नेचुरल और कुछ हत्याएं। उन्होंने अनुमान लगाया कि ये घर पहले किसी स्टेज कोच या सराय के करीब था और अपराधियों ने यात्री मारकर शवों को क्रॉल स्पेस में रखा होगा। एलेक्स ने कहा कि कम से कम 7 आत्माएं फंसी हैं और इनमें से एक बेहद शक्तिशाली, द्वेषपूर्ण और अधिकार जमाने वाली औरत की आत्मा मुख्य स्रोत हो सकती है। वो अपनी जगह को लेकर इतनी पॉजेसिव थी कि वो हर आने वाले को भगाना चाहती थी। एलेक्स, फादर और परिवार ने मिलकर शुद्धि और प्रार्थना की। इस बार फादर ने एक्सॉर्सिज्म के कुछ मंत्र भी अपनी प्रार्थनाओं में शामिल किए ताकि शक्ति बढ़े। ये बड़ा कदम था और रस्म के दौरान घर सचमुच हिल उठा। भयानक कराहने की आवाज़ें पहले से भी तेज हुईं, लेकिन जब रस्म पूरी हुई तो कुछ समय के लिए घर में वही शांति महसूस हुई जो पहली बार घर खरीदने पर थी। पर अफसोस, ठीक 3 महीने बाद वही घटनाएं लौट आईं और डैंडी परिवार ने हार मान ली। घर बेचा नहीं गया, आर्थिक संकट, दिवालियापन और अंततः फिल और क्लेयर का तलाक हो गया। उनका सपना एक दुखद अंत पर खत्म हुआ। क्लेयर डैंडी ने बाद में अपनी किताब एकोज ऑफ ए हॉन्टिंग लिखी, एक ज़बान दस्तावेज उन दिनों की पीड़ा का। यहाँ बातों का एक और पहलू भी है, स्थानीय मिथक, इतिहास और बाद में हुई जांचें। कुछ ने कहा कि घर किसी मूल अमेरिकन कब्रगाह पर बना है, पर आर्काइव्स और रिसर्चर्स ने इसका पुख्ता प्रमाण नहीं पाया। स्टेज कोच सराय वाली थ्योरी में भी कुछ दम है। पास से गुजरने वाला पुराना रास्ता और कुछ ऐतिहासिक रिपोर्ट्स इस ओर इंगित करती हैं, पर यह भी साफ रूप से पुख्ता सबूत नहीं कहती। कुछ का मानना है कि इलाके में पुरानी हत्याएं और 2000 में पास की हुई हत्याएं, आरी से हुई मौतें जैसी घटनाएं भी इस जगह के काले इतिहास को और गहरा करती हैं। कुछ दावे, जैसे किसी एलिजाबेथ नाम की गर्भवती महिला को फांसी देना या किसी विशेष कब्रिस्तान का होना, ये सभी दस्तावेजों से पूरी तरह साबित नहीं हुए, इसलिए इन्हें अफवाह और मिथक के दायरे में देखा गया। आने वाले वर्षों में इस घर की चर्चा कम नहीं हुई। एड और लॉरेन वॉरेन भी मामले में आए और उन्होंने भी कहा कि घर में केवल भटकी हुई आत्माएं ही नहीं, बल्कि अधिक मेलेवोलेंट, टेरिटोरियल और नॉन ह्यूमन स्पिरिट्स की मौजूदगी है। एक तरह की अजीब शिकारी मानसिकता जो जगह पर अधिकार जमाती है। इन अलौकिक शक्तियों का असर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी था। कैमरों की बैटरी फटाफट खत्म होना, रिकॉर्डर में अजीब आवाज़ें रिकॉर्ड होना और एक जगह से दूसरी जगह उड़ते हुए प्रकाश के गोले, जिन्हें ऑर्ब्स कहा जाता है, बार बार देखे गए। लोग कहते हैं वहाँ कुछ हॉटस्पॉट हैं। ऊपर का कमरा, जिसे मैरी का कमरा कहते हैं, लॉरा का कमरा, नीचे का लिविंग रूम और तहखाने की सीढ़ियाँ, यहाँ भारीपन, दबाव का एहसास और छूने जैसे अनुभव आम रहे। कुछ लोगों ने मुंह में खून जैसा स्वाद, पीठ पर दबाव और अचानक रोशनी देखी, तो कुछ स्थानीय लोग इन्हें लोमड़ी या बॉबकैट जैसी जंगली आवाज़ों या खाली घर के डरावने साज सज्जा का नतीजा भी बतलाते हैं। समय के साथ ये घर कई मीडिया प्रोग्राम्स और टीवी शोज में भी आया। पैरानॉर्मल लॉकडाउन और ए हॉन्टिंग जैसे शोज ने इसे और दर्शकों के सामने लाया। सालों तक ये घर वीरान रहा और 2015 में ये डैनियल क्लॉज के पास आया। वो खुद पैरानॉर्मल मामलों में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने घर की मरम्मत करवाई और इसे पैरानॉर्मल रिसर्च सेंटर और टूरिस्ट साइट के रूप में खोल दिया, रात के पैकेज, दिन के टूर और स्पेशल इवेंट्स के साथ। कुछ लोग रात बिताने आते हैं, कुछ जांच टीमें आती हैं और अनुभव मिले जुले मिलते हैं। कुछ तीव्र अनुभव बताते हैं, कुछ सामान्य बतलाते हैं। मैंने आज आपको वही सब कहा जो दस्तावेजों, जांचों, गवाहियों और क्लियर और अन्य लोगों की रिपोर्ट्स में दर्ज है। क्रॉल स्पेस का फायरप्लेस, मरे हुए कीड़ों का झुंड, पारदर्शी लड़के का दृश्य, जंगल से आई मंत्र जैसी आवाज़ें, फादर अल्फोंस की पहली शुद्धि 13 अप्रैल 1975 को, उसके बाद का 3 महीने का सुकून और फिर तीव्र लौटना, एलेक्स टेनेंट्स की दृष्टियाँ, स्टैग्ड कॉर्प्सेस, 7 फंसी आत्माओं का अनुमान, एड और लॉरेन वॉरेन की रिपोर्ट, माइक का एक्सीडेंट और लंबी संवेदनशीलता, क्लेयर की किताब एकोज ऑफ ए हॉन्टिंग और अंत में घर का डैनियल क्लॉज द्वारा खरीदा जाना और आज का पैरानॉर्मल रिसर्च और टूरिज्म सेंटर। ये सब मिलकर हिंड्सडेल हाउस की कहानी बनता है। एक ऐसी कहानी जो डराती भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या कुछ जगहें सच में अपने अतीत का बोझ ऐसे ही समेटे रहती हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे रूहानी रातें, हर शुक्रवार को विशाल की खामोशी भरी आवाज में और हर शनिवार को तेजस्विनी की रहस्यमय प्रस्तुति में। सुनिए सिर्फ YouTube पर रूहानी रातें।